साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता चेस्ट पेन की 8वीं कड़ी जो आप डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में सुन रहे हैं, उसकी 8वीं कड़ी के इस एपिसोड में हम लोग आहार नाल, जिसको जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, से जुड़ी उन विभिन्न बीमारियों की वजह से जिनकी वजह से चेस्ट पेन उठ सकता है, उसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। आहार नाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी एक मांसपेशियों से बनी खोखली मस्कुलर हॉलो ट्यूब है। यह संरचना मुख से, माउथ से शुरू होकर मुख ग्रसनी ओरोफैरिंक्स, ग्रास नाल इसोफेगस, आमाशय स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें 3 हिस्से होते हैं, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम, फिर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन या लार्ज बाउल, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बाउल भी कहते हैं, और जिसमें 4 हिस्से होते हैं बड़ी आंत में, सीकम, कोलान, रेक्टम और एनल कैनाल से होता हुआ गुदा द्वार एनस पर ख़त्म होती है। हमें जीवन के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। मुख में जब हम भोजन को अच्छी तरह से चबाकर, लार के साथ चबा करके उसको निगलते हैं, तो चबा हुआ भोजन पूरे आहार नाल से ऊपर से नीचे उपरोक्त वर्णित क्रम में होता हुआ नीचे आता है। विभिन्न स्तरों पर एंजाइमों की सहायता से, पाचक रसों की सहायता से ये सरलतर अणुओं में टूटता जाता है और सरलतम अणु स्तर पर इसका पोषक तत्वों के रूप में अवशोषण हो जाता है। इसका जो प्रक्रिया है वो इस प्रक्रिया के अंत में जो अपचा भोजन है वो मल के रूप में शौच के वक्त बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में पूरे आहार नाल में चलने वाली क्रमाकुंचन गति, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, का बड़ा महत्व है। यह पेरिस्टाल्सिस की क्रिया अनैच्छिक होती है, अर्थात इसमें किसी व्यक्ति का कोई इच्छा नहीं चलती कि इसको स्पीड बढ़ा सके या स्पीड घटा सके, और इस इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये सिकुड़ने फैलने की, क्रमाकुंचन की, पेरिस्टाल्सिस की जो प्रक्रिया है, ऊपर से नीचे की तरफ लगातार एक निश्चित अंतराल पर एक लहर के रूप में चलती रहती है और इससे भोज्य पदार्थ धीरे धीरे ऊपर से नीचे के तक सरकता रहता है। और इस दौरान अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक नॉर्मल स्तर पर चल रही है तो ये अच्छा पाचन व अच्छे शौच का सुखद मल त्याग की प्रक्रिया को पूरी करता है। ग्रास नाल, जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं, वक्ष में अर्थात थोरैक्स में, चेस्ट में, श्वास नाल अर्थात ट्रैकिया के व हृदय के पीछे होती है, और वक्ष व उदर के जो बीच में एक डायफ्राम नाम का मांसपेशियों से बना हुआ पर्दा होता है, उससे एक छेद से होती हुई ठीक नीचे स्थित आमाशय से, स्टमक से जुड़ी होती है। ये ग्रास नाल मुख्यतः वक्ष में होती है और स्टमक डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। अतः इन दोनों अंगों की कुछ बीमारियों की वजह से चेस्ट में पेन पाया जाता है। अगर हम ग्रास नाल की बात करें, एसोफेगस की बात करें, तो उसमें पहली हम बीमारी की चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है स्पाज्म, एसोफेजियल स्पाज्म। स्पाज्म मतलब अकड़न या ऐंठन हो जाना। यदि जो उसकी पेरिस्टाल्सिस है, अगर वो अनियमित हो जाए, असमन्वित हो जाए, अर्थात इरेगुलर, अनकोऑर्डिनेटेड हो जाए, तो उससे जो है भोजन आमाशय में सरकने के बजाय ग्रास नाल में ही फंसा रह जाता है और ये उससे जो है सीने में दर्द उठता है। ये डिफ्यूज टाइप का कहलाता है सामान्यतः होने वाला स्पाज्म, और ये उस ग्रास नाल में फंसा हुआ जो भोजन है उल्टी करके बाहर निकल जाता है और मरीज को उसके बाद ही आराम मिलता है।
कभी कभी ये स्पाज्म कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बावजूद अचानक सीवियर स्पाज्म में चला जाता है और हाई प्रेशर कंट्रैक्शन पैदा हो जाता है। इससे बहुत तेज़ सीने में दर्द उठता है और ये दर्द का नाम स्पेशल रखा गया, इस स्पाज्म का नाम स्पेशल रखा गया नट क्रैकर या जैक हैमर एसोफेगस स्पाज्म। इसके अंदर इतना तेज स्पाज्म होता है कि भोजन फंसा रह जाता है, इसमें उल्टी नहीं होती। ये दर्द सामान्यतः ब्रेस्ट बोन अर्थात स्टर्नम के पीछे चेस्ट में उठता है और ये कुछ मिनटों से कुछ घंटे तक बना रह सकता है। छाती में जलन अर्थात हार्ट बर्न का एहसास होता है। अन्य लक्षणों में खाना निगलने में परेशानी, निगलने में दर्द, भोजन के छाती में अटके रहने का एहसास आदि होता है। इसका स्पाज्म में चले जाना का स्पष्ट कारण नहीं पता है। कुछ व्यक्तियों में बहुत गर्म, बहुत ठंडा खाना अचानक खा लेने से ये लक्षण आता हुआ देखा गया है। ये चिंता अवसाद से ग्रसित व्यक्तियों में भी ज़्यादा देखा गया है और कुछ अन्य बीमारियों की वजह से भी ये छोड़ जाते हैं, जैसे GERD जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, एक्लाजिया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कैंसर आदि की बीमारियों के साथ एसोसिएटेड लक्षण के रूप में भी एसोफेजियल स्पाज्म के लक्षण देखे गए हैं। अब एसोफेगस की दूसरी बीमारी एक्लेजिया कार्डिया, ये बहुत कम पाई जाने वाली बीमारी है। इसमें ग्रासनाल और जो आमाशय का मिलन स्थान होता है वहाँ पर एक विशिष्ट रचना मांसपेशियों से बनी हुई ग्रासनाल के निचले स्तर पर लोअर एसोफेजियल इंस्पेक्टर के रूप में पाई जाती है। ये ग्रासनाल से भोजन के आमाशय में प्रवेश करते समय शिथिल होकर के भोजन को रास्ता देती है कि आमाशय में आ सके। वहीं आमाशय के जो भोजन कंटेंट है या जो भी है उसको वापस ग्रासनाल में जाने से, गैस्ट्रिक फ्लूइड है उसको वापस आमाशय से ग्रासनाल में एसोफेगस में जाने से रोकती है। यह ग्रासनाल की, यदि ग्रासनाल की जो मतलब एसोफेगस की जो तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स हैं, तो वो किसी कारण से डैमेज हो जाए, चाहे वो जेनेटिक कारण हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो या किसी और कारण से हो, तो ग्रासनाल पैरालाइज हो जाएगी, पैरालाइज होकर के शिथिल हो जाएगी, डायलेट कर जाएगी, क्रमकुंचन गति बंद हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, भोजन नीचे जाने के बजाय वहीं ठहर जाएगा, स्फिंक्टर ढीला नहीं हो पाएगा, भोजन नीचे आमाशय तक जा नहीं पाएगा और बीच बीच में भोजन वहीं पड़ा पड़ा मुंह की तरफ वापस भी आएगा। इसमें भी स्टर्नम के पीछे, ब्रेस्ट बोन के पीछे छाती में दर्द का एहसास होता है जो खाना खाने, पीने और लेटने से बढ़ जाता है। हार्ट बर्न का एहसास होता है, इसमें सूखी खांसी आती है, डकारें आती हैं, मरीज निगलने में तकलीफ़ की वजह से सीने भोजन के अटके रहने के एहसास से छाती में खाना खाने में परहेज करता है, नहीं खा पाता है और वज़न, इस तरह से वज़न में कमी होने लगती है। साथियों, ग्रासनाल में भी शोथ हो जाए, अगर एसोफेजाइटिस हो जाए तो भी चेस्ट पेन उठ सकता है। ये शोथ मुख्यतः आमाशय से आने वाला जो गैस्ट्रिक एसिड है वो अगर वापस एसोफेजस में चला जाए, लोअर एसोफेजियल जो इंस्पेक्टर है वो अपनी पूरी क्षमता से काम न कर पाए, तो ये जो एसोफेजियस का जो निचला हिस्सा है वो कहते हैं कि उसमें शोथ हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ये कुछ संक्रमणों में भी पाया हो सकता है, संक्रमणों से हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन से हो सकता है, कुछ दवाओं के सेवन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर एसोफेजाइटिस हो जाती है तो ये इसमें भी छाती के पीछे दर्द उठता है, निगलने में कठिनाई व दर्द होता है, इसमें भी हार्ट बर्न के लक्षण मिलते हैं। ये मुख्यतः स्मोकर, एक्सेस एल्कोहल इंटेकर, पुअर फिजिकल एक्टिविटी वाले व्यक्तियों में ज़्यादा दिखाई देता है। एक बीमारी और होती है एसोफेगस की, उसका नाम होता है एसोफेजियल हाइपर सेंसिटिविटी। ये
कुछ व्यक्तियों में पाया जाता है और इसका कारण पता नहीं है। ये इसी तरह से है जैसे कोई बच्चा को ज़रा सा छू दो तो बहुत तेज रोता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। इस तरह से एसोफेजियस में ये हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। किन्हीं भी कारणों से अगर इसके ग्रस्त व्यक्ति को ये एसोफेजियल हाइपर सेंसिटिविटी हो गई हो तो उसमें क्या होता है, ग्रासनाल में हमेशा भोजन करने में ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। अर्थात सामान्य भोजन की प्रक्रिया लेने की प्रक्रिया के दौरान जब कोई भी दर्द नहीं होता है सामान्य आदमी में, तो भी उसको हर कौर खाने में उसको दर्द का एहसास होता है। और अगर सामान्य व्यक्ति में जिस प्रक्रिया के दौरान खाना निगलने में दर्द हो जाता है हल्का, जैसे बड़ा कौर निगल गए तो एक दर्द का एहसास छाती में होने लगता है, उसमें उसको बहुत तेज़ दर्द होगा, मतलब हर एहसास उसको तेज होगा। अर्थात दबाव के में मामूली परिवर्तन से तेज़ दर्द का एहसास होता है। इसमें भी वही ब्रेस्ट बोन के पीछे सीने में दर्द उठता है, इसमें भी हार्ट बर्न के लक्षण मिलते हैं। साथियों, स्टमक को गैस्टर भी कहते हैं और इसीलिए कहते हैं कि जितनी स्टमक के रिलेटेड बीमारी है वो गैस्ट्रिक से चालू होती है। और पेप्टिक माने होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाचक जो आपका आंतों का रास्ता है, और इंट्रान माने होता है आंत। इसीलिए जो आहार नाल के विशेषज्ञ होते हैं वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आमाशय अर्थात गैस्टर में जब भोजन के पाचन के लिए जाता है, आहार ग्रासनाल से आमाशय में भोजन पहुंचता है, तो उसमें पाचक रस अर्थात एंजाइम्स और अम्ल का स्राव होता है। स्टमक में निकला हुआ ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है, जो भोजन को विसंक्रमित करता है। हमको तो साफ़ सुथरा खाना ही खाना है, और उसके बावजूद भी चाहे अनचाहे कुछ न कुछ बैक्टीरिया वायरस जा सकते हैं, उनको ये वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि वो शरीर के दूसरे हिस्से में ना जाने पाए। और साथ ही उसको उस स्तर तक भोजन को जो हमने चबा करके नीचे भेजा है उसको और भी तोड़ता है उस स्तर पर, और खुद आमाशय की मांसपेशियों की अपनी क्रमाकुंचन गति होती है, जिसकी वजह से सिकुड़न को उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ता चला जाता है। उस स्तर तक तोड़ता है ये एसिड भी जिस पर एंजाइम काम करके उसको सरलतर अणुओं में बदल सकें, और ताकि उस पर एंजाइम प्रॉपर क्रिया करके उचित रूप से क्रिया करके उसको और छोटे अणुओं में तोड़ सकें। इस एसिड से स्वयं को स्टमक कैसे बचाएगा? एसिड तो सबको जलाएगा। तो ये जो स्टमक की दीवार है उसको बचाने के लिए प्रकृति ने उसकी अंदरूनी सतह पर एक म्यूकस की लेयर, चिपचिपी म्यूकस की लेयर बना रखी होती है। तो आमाशय की जो ग्रंथियों से जो एसिड निकलता है वो स्टमक की वाल और से म्यूकस की लेयर की वजह से दूर रहता है, और ये म्यूकस की लेयर जब तक डैमेज नहीं होगी तब तक किसी को भी एसिड की वजह से अल्सर या कोई और परेशानी नहीं होगी। ये एसिड म्यूकस को भेद कर एक मतलब अगर पूर्ण लेयर है म्यूकस की तो उसको भेद करके अंदर नहीं जा सकता। इसमें दो मुख्य बीमारियां हैं। एक होती है GERD, स्टमक से रिलेटेड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। यदि एसिड जो सामान्य तौर पर कहते हैं कि एसोफेगस में वापस नहीं जाना चाहिए, अगर बार बार स्टमक से एसोफेगस में जाने लगता है अर्थात एसिड रिफ्लक्स होने लगता है, तो एसोफेगस के निचले हिस्से में इरिटेशन से एसोफेजाइटिस के लक्षण आने लगते हैं, जो हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं। और इसको जो है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें भी एसोफेजाइटिस जैसे चेस्ट पेन और हार्ट बर्न का लक्षण मिलते हैं, जो रात में बढ़ जाते हैं। आमाशय का फ्लूइड का छाती में बार बार आने का एहसास मरीज को मिलता है। मुंह में खट्टा या कड़वा पानी आने लगता है, स्वाद का आने लगता है। इसको फ्लूइड रिगर्जिटेशन भी कहते हैं। और साथ में सूखी खांसी, दंत क्षय होने लगता है, दांतों में मतलब जो ऊपरी इनेमल होती है वो घिसने लगती है, उल्टी उबकाई आने लगती है, और इस तरह के लक्षणों से जब पीड़ित होता है तो हम लोग कहते हैं इसको GERD हो सकता है। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एक और बीमारी जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। हम लोग अक्सर
बात करते रहते हैं पेट में अल्सर हो गया, पेट में अल्सर हो गया, कोई कहता है कि पेप्टिक अल्सर हो गया। तो है क्या चीज़? पेप्टिक अल्सर को समझने के लिए समझें कि आंतों के किसी भी हिस्से में अगर अल्सर होगा तो पेप्टिक अल्सर कहला सकता है, खास करके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में। और जो अगर आमाशय में अल्सर होगा तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे, और छोटी आंत के पहले हिस्से अर्थात ड्यूडेनम में अगर अल्सर होगा उसको ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे। तो गैस्ट्रिक अल्सर भी पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर भी पेप्टिक अल्सर है, लेकिन हर गैस्ट्रिक अल्सर पेप्टिक अल्सर कहला सकता है, हर ड्यूडेनल अल्सर पेप्टिक अल्सर कहला सकता है। लेकिन हर पेप्टिक अल्सर ड्यूडेनल अल्सर ही होगा ऐसा नहीं है, वो गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। हर पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर होगा नहीं, वो ड्यूडेनल अल्सर भी हो सकता है। तो इस तरह से गैस्ट्रिक अल्सर को हम समझें कि स्टमक में अल्सर जब होता है तो हम इसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक में अल्सर जो होता है इसके दो मुख्य कारण हैं। एक हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक बैक्टीरिया का संक्रमण, एच पायलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। दूसरा, लंबे समय तक एस्पिरिन, एबुप्रोफेन, एसिक्लोफेनेक आदि पेन किलर्स का, दर्द निवारक दवाओं का लगातार सेवन। यदि आदमी साथ ही में स्मोकर भी है, अल्कोहलिक भी है, ओरल स्टेरॉइड्स भी ले रहा है, तो इन सब पेशेंट्स में, इन सब व्यक्तियों में गैस्ट्रिक अल्सर होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो म्यूकस की परत होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। अब वो एसिड के या अम्ल के प्रभाव को स्टमक की वाल में जाने से रोक छिपाने में असमर्थ हो जाती है। और इसमें जो है वही रेट्रो जो छाती होती है और नाभि होती है उसके बीच में एक जलन और दर्द का एहसास होने लगता है। एसिड रिफ्लक्स के से हार्टबर्न के लक्षण, चेस्ट पेन के लक्षण आने लगते हैं, उल्टी उबकाई के लक्षण आने लगते हैं, पेट फूलने अर्थात ब्लॉटिंग का एहसास होने लगता है, और मरीज दर्द, क्योंकि ये दर्द भोजन करने से बढ़ता है तो मरीज दर्द के डर से खाने में अवॉइड करता है, खाना खाने को नहीं जी उसका करता है, और धीमे धीमे अगर वो इलाज नहीं करता है तो बीमारी बिगड़ सकती है और वजन उसका कम सकता है। साथियों, आज इस वीडियो में हमने आहार नाल की वजह से होने वाले चेस्ट पेन के बारे में चर्चा करी, और अगले वीडियो में हम अन्य कारणों से होने वाले चेस्ट पेन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।